हेलो क्लास। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बायोमॉलिक्यूल, जो कि आपके एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर नंबर 9 है। बायोमॉलिक्यूल, सबसे पहले हम बात करते हैं बायोमॉलिक्यूल होता क्या है। तो बायोमॉलिक्यूल, बायोस दैट मीन्स होता है लाइफ, मॉलिक्यूल्स दैट इज कलेक्शन ऑफ एटम इन अ पर्टिकुलर रेशियो इज नोन एज मॉलिक्यूल्स। तो बायोमॉलिक्यूल्स मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग बॉडी में पाए जाते हैं, तो उनके बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। जो बायोमॉलिक्यूल हैं उनको बेसिकली जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, माइक्रोमॉलिक्यूल एंड मैक्रोमॉलिक्यूल। माइक्रो दैट मीन्स जो कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं हमारे बॉडी के द्वारा, उनको माइक्रोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं, और दूसरे होते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रो यानी जो लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, जिनको हम ज़्यादा क्वांटिटी में यूटिलाइज करते हैं या हमारी बॉडी सेल्स के द्वारा यूटिलाइज किए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल्स की। तो देखिएगा माइक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। दीज आर द मॉलिक्यूल ऑफ लो मॉलिकुलर वेट एंड हैव हायर सॉल्युबिलिटी। ये हाईली सॉल्युबल होते हैं। These includes minerals, water, amino acid, sugar and nucleotides. पॉइंट देखेंगे। These includes mineral, water, amino acids, sugar and nucleotides. All molecules are chemicals functional in life activity. ये सिर्फ जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है उसी में ये मॉलिक्यूल एक्टिव होते हैं, एंड आर कॉल्ड द बायोमॉलिक्यूल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड रिक्वायरमेंट, in plants and animal, they are grouped into the major and minor bioelement. मेजर एलिमेंट और माइनर एलिमेंट, मेजर मतलब जो ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, माइनर एलिमेंट जो कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं। तो मेजर एलिमेंट में देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट हैं। कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, पोटेशियम, नाइट्रोजन एट्सेट्रा। एंड माइनर आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, जिंक, आयोडीन एट्सेट्रा। ये माइक्रो एलिमेंट हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दे मे बी ऑफ फॉलोइंग टाइप। अब इसमें है फ्रेमवर्क एलिमेंट, यानी जो सेलुलर फ्रेमवर्क फॉर्म करने में इन्वॉल्व होते हैं उनको फ्रेमवर्क एलिमेंट बोलते हैं, या जो एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं उनको हम सेलुलर एलिमेंट बोलते हैं। सेलुलर एलिमेंट में कौन कौन से हैं मेनली आपके, कार्बन है, ऑक्सीजन है एंड हाइड्रोजन है। प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट यानी जो प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म इज कलेक्टिवली नोन एज प्रोटोप्लाज्म। तो वहाँ पे जो पाए जाते हैं यानी सेल फ्लूइड में जो पाए जाते हैं वो होता है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, क्लोरोफिल, एंजाइम्स एट्सेट्रा। बैलेंसिंग एलिमेंट्स कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। अब आगे हम बात करेंगे बायोलॉजिकल कंपाउंड्स की, यानी जो लिविंग बॉडी में कौन कौन से कंपाउंड पाए जाते हैं। तो मेनली दो कैटेगरी है आपकी, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, दूसरा है ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में देखेंगे वाटर नियर अबाउट 80%,
एंड इनऑर्गेनिक साल्ट 1 to 3%। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखेंगे कार्बोहाइड्रेट 1%, लिपिड 3.5%, प्रोटीन 12%, न्यूक्लियोटाइड 2% एंड अदर कंपाउंड्स 0.5%। कुछ बेसिक डेफिनेशन देखते हैं हम। सेलुलर पूल क्या होता है? सेलुलर पूल में देखेंगे एग्रीगेटेड and interlinked various kind of biomolecules in a living system. So cell is called the cellular pool। कई सारे बायोमोलिक्यूल जो होते हैं वो सेल के अंदर इंटरलिंक्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो टोटल कलेक्शन जो होता है ये कहलाता है सेलुलर पूल। Cellular pool comprises of both crystalloid and colloidal particles। इसमें क्रिस्टल पार्टिकल भी पाए जाते हैं और कोलॉइडल पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। तो इस वजह से जो सेलुलर पूल होता है या साइटोप्लाज्म होता है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टेलो कोलॉइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो वाटर है, तो इसमें देखेंगे दैट इज आल्सो नोन एज लिक्विड ऑफ लाइफ। मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल अबाउट 60 to 90%। लगभग सेल में 60 to 90% जो होता है वो वाटर होता है। ये सेल टू सेल वेरी करता है एंड एग्जिस्ट इन इंट्रासेलुलर, इंटरसेलुलर एंड इन वैक्यूल। सेल के अंदर, सेल्स के बीच में एंड वैक्यूल्स के अंदर वाटर पाया जाता है। इन सेल इट अकर्स इन फ्री स्टेट और बाउंड स्टेट। फ्री फॉर्म में भी वाटर पाया जाता है, बाउंड स्टेट में भी पाया जाता है। एग्जाम्पल है KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एट्सेट्रा। नेक्स्ट देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। क्या प्रॉपर्टी होती है? इट इज़ कलरलेस, ट्रांसपेरेंट, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस। मतलब कोई स्मेल नहीं होती है, न्यूट्रल होता है, यानी pH जो होता है वो 7 होता है। आल्सो नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। बस इसमें इतना ही रहने देते हैं, बाकी आपने केमिस्ट्री में प्रॉपर्टी पढ़ा होगा। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट में देखेंगे एग्जाम्पल है शुगर, ग्लाइकोजन that is also known as the animal starch and plant starch that is cellulose। अब हम आगे बात करते हैं सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्या क्या सोर्सेस होते हैं कार्बोहाइड्रेट के? मेनली फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट, शुगर या स्टार्च का जो है वो फॉर्मेशन होता है जो प्लांट में स्टोर किया जाता है। दैट्स वाई प्लांट्स आर आल्सो नोन एज द प्रोड्यूसर। इट एग्जिस्ट only in 1% but constitutes 80% of the dry weight of the plant। 1% पाया जाता है प्लांट में, लेकिन अगर ड्राई वेट की बात की जाए प्लांट के तो 80% जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट के कंपोजिशन की हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का जो कंपोजिशन होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो CnH2nOn। ये जनरल फार्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट का। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द सैकराइड और शुगर। तो इसको हम सैकराइड या शुगर बोलते हैं। आर दियर बेसिक कंपोनेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखेंगे। अब कार्बोहाइड्रेट का जो है क्लासिफिकेशन,
इसको मोनोसेक्राइड में डिवाइड किया गया है, फिर डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। कहीं कहीं पे डाइसेक्राइड नहीं होता है तो डाइसेक्राइड को जो है वो ओलिगोसेक्राइड में ही इंक्लूड कर लिया जाता है। मोनोसेक्राइड मतलब एक सिंगल मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो मॉलिक्यूल, तो वो मोनोसेक्राइड कहलाता है। अगर दो मोनोमेरिक फॉर्म मिल करके एग्जिस्ट करते हैं तो वो डाइसेक्राइड कहलाता है। और 3 से लेकर के 10 मॉलिक्यूल जो होते हैं अगर मोनोमेरिक फॉर्म के जो है यूनाइट हो करके जो है कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो वो ओलिगोसेक्राइड कहलाता है। 10 एंड अबव जो होता है वो पॉलीसेक्राइड कहलाता है। तो कहीं कहीं पे डाइसेक्राइड को जो है वो ओलिगोसेक्राइड में इंक्लूड कर लिया गया है, तो डाइसेक्राइड को जब ओलिगोसेक्राइड में हम इंक्लूड करेंगे तो वहाँ पे 2 to 10 बोल देंगे। और अगर नहीं इंक्लूड करेंगे, डाइसेक्राइड को आप अलग रखते हैं, तो ओलिगोसेक्राइड में 3 to 9 या 3 to 10 जो यूनिट्स होती हैं उनके मिलने से जो होता है ओलिगोसेक्राइड्स का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोसेक्राइड्स की। तो मोनोसेक्राइड में देखेंगे, दीज आर सिंगल शुगर यूनिट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर इनटू द स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट। यानी ये सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं, इससे छोटे फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। यू कांट हाइड्रोलाइज्ड, तो आप इसको और तोड़ नहीं सकते हैं। अगर इसकी हाइड्रोलिसिस आप करते हैं, अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो ये अपने कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगा, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। जनरल फार्मूला देखेंगे मोनोसेक्राइड का क्या होता है। जनरल फार्मूला जो है CnH2nOn है। एग्जाम्पल देखेंगे, ट्राइओजेज, ये 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, जैसे ग्लिसरल्डिहाइड, हो गया, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन हो गया, एट्सेट्रा। टेट्रोजेज जो हैं वो 4 कार्बन के कंपाउंड होते हैं। पेंटोजेज जो होता है वो 5 कार्बन के कंपाउंड होते हैं। हेक्सोजेज जो होते हैं वो 6 कार्बन के कंपाउंड होते हैं। जैसे पेंटोजेज यानी पेंटोज शुगर जो कि DNA और RNA में पाया जाता है। हेक्सोजेज मतलब 6 कार्बन के कंपाउंड, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, एट्सेट्रा। कुछ इम्पॉर्टेंट हेक्सोजेज हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में है। उसमें है ग्लूकोज, जनरल फार्मूला C6H12O6 है, आल्सो नोन एज द ग्रेप शुगर। यूजुअली जो होता है, जो शुगर फ्रूट में जो पाया जाने वाला शुगर जो होता है वो फ्रक्टोज होता है। उसमें एक्सेप्शन जो है वो ग्रेप्स है। ग्रेप्स में जो होता है वो ग्लूकोज पाया जाता है। तो ग्रेप शुगर इज डेक्सट्रोज। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिवर रोटेटरी, उसी के बेसिस पे इसका नाम दिया गया है डेक्सट्रोज। डी फॉर्म जो होता है। ग्रेप इज sour ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द टार्टरिक एसिड। जो उसमें हल्का सा एसिडिक फील होता है आपको, वो टार्टरिक एसिड की वजह से होता है ग्रेप्स। फ्रक्टोज इज कॉल्ड द फ्रूट शुगर। फ्रक्टोज जो होता है वो फ्रूट शुगर कहलाता है। दैट इज़ द स्वीटेस्ट एमंग द नेचुरल शुगर। जितने भी शुगर नेचुरल फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी जो है वो शुगर है, एक कैटेगरी है। शुगर मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो खाने में मीठे लगते हैं, उनको हम शुगर बोलते हैं। तो उसमें ग्लूकोज है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, एट्सेट्रा। तो उसमें जो फ्रक्टोज है इसका स्वीटनिंग इंडेक्स सबसे हाई है नेचुरल शुगर्स में, जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। एंड ग्लूकोज इज कॉल्ड द शुगर ऑफ बॉडी। ग्लूकोज जो होता है वो बॉडी शुगर या ब्लड शुगर कहलाता है, यानी ब्लड में जो शुगर होता है वो ग्लूकोज होता है। नॉर्मल लेवल जो होता है वो ग्लूकोज का यहाँ पे आपको दिया गया है 80 to 120 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड, जबकि मैंने नॉर्मल डेटा बताया 100 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड ये वैल्यू कंसीडर की जाती है। लेकिन एक आप एवरेज रेंज देखेंगे तो उसमें रेंज में 80 to 120 जो होता है इतना नॉर्मल कैटेगरी में आता है, यानी आपके ब्लड में 80 to 120 मिलीग्राम शुगर पर 100 ml ब्लड प्रेजेंट है तो वो नॉर्मल कैटेगरी में आता है।
एवरेज वैल्यू देखेंगे तो 100 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड होता है। इफ़ इट एक्सीड देन कंडीशन इज कॉल्ड द ग्लाइकोसूरिया। अगर ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाए तो वो ग्लाइकोसूरिया कहलाता है। जैसे कई लोग बोलते हैं हमको शुगर हो गया है, दैट मीन्स होता है उनके ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो बढ़ गया है। तो ऑन एवरेज जो होता है वो 120 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड तक नॉर्मल होता है। अगर आप लगातार चेक कराते हैं और उसमें आपका शुगर लेवल जो है वो बढ़ा हुआ मिलता है, यानी आपको डायबिटीज़ है, या वही कंडीशन जो है वो ग्लाइकोसूरिया कहलाता है। यानी एक्सेस जो ग्लूकोज होगा वो आपके यूरिन के थ्रू पास हो जाएगा। तो प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन दैट कंडीशन इज नोन एज द ग्लाइकोसूरिया। ग्लूकोसो इन यूरिया बोलते हैं, यानी प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिया। तो अगर आपके यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है दैट मीन्स आप डायबिटिक हैं। हमारे किडनी के जो थ्रेशोल्ड लिमिट होती है वो 180 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड होता है। मतलब आपके ब्लड में अगर शुगर का लेवल 180 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड तक है तब तक आपका किडनी जो होता है उसको रीअब्जॉर्ब कर लेता है, आपके यूरिन के थ्रू पास नहीं होने देता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा ग्लूकोज आपके ब्लड में प्रेजेंट है तो वो आपके यूरिन के थ्रू पास हो जाएगा। वही कंडीशन ग्लाइकोसूरिया कहलाता है या डायबिटिक कंडीशन कहलाती है। नेक्स्ट, फ्रक्टोज अकर्स नेचुरली इन द फ्रूट जूस, ये फ्रूट्स में पाया जाता है, एंड हनी, शहद में होता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर इन द बॉडी आल्सो यील्ड द फ्रक्टोज। अगर हम केन शुगर यानी गन्ने के रस को जो है हम यूटिलाइज करते हैं तो हमारे बॉडी में जो है वो शुगर जाने के बाद जो है वो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है और एक फ्रक्टोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है। द स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट इज फ्रक्टोज। नेचुरली एग्जिस्टिंग शुगर्स में सबसे ज़्यादा मीठा जो होता है वो फ्रक्टोज होता है। विच इज आल्सो कॉल्ड द फ्रूट शुगर बिकॉज ऑफ इट्स कॉमन अकरेंस इन द फ्रूट्स एक्सेप्ट ग्रेप्स। ग्रेप्स में क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है। बाकी सभी फ्रूट्स में जो होता है वो फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द लेविलोज। ये लेबोरेटरी होता है, इस वजह से इसको लेविलोज भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स लेबोरेटरी नेचर की वजह से। दैट इज रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, वहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है। इट्स हैज अ स्वीटनिंग इंडेक्स ऑफ 170। जैसे हर एक चीज़ को मेजर करने के लिए आपके पास एक स्पेसिफिक रेंज या एक डेटा होता है, एक वैल्यू होती है। तो ऐसे ही शुगर जो होता है वो कितना मीठा है उसके लिए उसका एक स्वीटनिंग इंडेक्स होता है, जो कि शुगर का, चीनी का जो होता है वो 100 नियर अबाउट 100 होता है, और जो फ्रक्टोज है इसका स्वीटनिंग इंडेक्स नियर अबाउट जो होता है वो 170 होता है, 170 होता है। तो फ्रक्टोज जो होता है वो ज़्यादा मीठा होता है, वेर एज द स्वीटनिंग इंडेक्स ऑफ ग्लूकोज इज 70। तो ग्लूकोज का 70 है जबकि फ्रक्टोज का 170 है। तो नेचुरली अकरिंग शुगर में फ्रक्टोज जो होता है वो सबसे ज़्यादा मीठा होता है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट हमारे पास गैलेक्टोज, या शुगर जो है गैलेक्टोज है। इट इज called as the brain sugar. It is an important constituent of the glycolipid and glycoprotein. ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का मेन कंपोनेंट होता है। या फिर आप जब मिल्क शुगर लैक्टोज को ब्रेक करते हैं तो वहाँ पे ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ से भी गैलेक्टोज प्रोड्यूस होता है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेक्राइड देखेंगे। अब कुछ मोनोसेक्राइड आपने पढ़ लिया जिसमें कुछ हेक्सोजेज के मेन एग्जांपल आपने पढ़ लिए। तो अब प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेक्राइड देखते हैं क्या है होता है। मोनोसेक्राइड्स आर द कलरलेस, स्वीट टेस्टिंग, सॉलिड एंड सोज ऑक्सीडेशन।
ईस्टरिफिकेशन एंड फर्मेंटेशन। ईस्टर पढ़ते हैं आप RCOO, R-, ये जनरल फार्मूला होता है ईस्टर का। नेक्स्ट देखेंगे, ड्यू टू एसिमेट्रिक कार्बन दे एग्जिस्ट इन डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म्स। एक्चुअली जो आप जनरल फार्मूला जो आप पढ़ते हैं ग्लूकोज का होता है 6C6H12O6, यही फ्रक्टोज का भी फार्मूला होता है, यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होते हैं वो एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। तो जिसमें आइसोमर मतलब ऐसे कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स जिनका जो केमिकल फार्मूला हो वो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर जो हो डिफरेंट हो, तो वो आइसोमर कहलाते हैं। The compound having the same chemical formula but different structural formula is known as the isomers. Next, due to asymmetric carbon, they exist in different isomeric forms. They can rotate polarized light, hence they are डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीवोरोटेटरी। तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को जो है वो रोटेट कर देते हैं आइदर इन द लेफ्ट साइड और इन द राइट साइड। अगर लेफ्ट साइड में रोटेट करते हैं तो एल फॉर्म कहलाता है, अगर राइट साइड में जो है रोटेट कर देते हैं तो वो डी फॉर्म कहलाता है, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवोरोटेटरी। फर्दर डिटेल में आप जो है वो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आइसोमेरेज में। D-glucose after reduction gives rise to a mixture of the polyhydroxy alcohol, sorbitol और मैनिटॉल। सॉर्बिटॉल या मैनिटॉल जो होता है ये शुगर होता है। सॉर्बिटॉल का जो यूज किया जाता है वो कुछ ड्रग्स बनाने में किया जाता है जो कि बक्कल कैविटी में ही एब्जॉर्ब होने लगता है। तो कुछ ऐसी ड्रग्स जैसे अस्थमा के पेशेंट्स के लिए कुछ ड्रग्स बनाई जाती हैं तो उसमें सॉर्बिटॉल का यूज किया जाता है जो बक्कल कैविटी में रखते ही एब्जॉर्ब होने लगता है और अपना इफेक्ट शो करने लगता है। नेक्स्ट हम फंक्शंस ऑफ मोनोसेक्राइड देखते हैं। तो मोनोसेक्राइड के फंक्शन क्या होते हैं? ग्लूकोज इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ATP इन द सेल रेस्पायरेशन। जो सेलुलर रेस्पायरेशन होता है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज मॉलिक्यूल का यूटिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है पॉलीमराइजेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स फॉर्म द मैक्रो मॉलिक्यूल। ढेर सारी यूनिट जो होती हैं सिंपलर यूनिट मिल करके एक मैक्रो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। Next, ribose, that is 5 carbon compound, and deoxyribose are the constituents of the nucleic acids and nucleotides. तो राइबोज या डीऑक्सीराइबोज जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड यानी DNA एंड RNA, राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड का कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, यानी उसके फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। शुगर हैव फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप विच कैन reduce cupric to cuprous यानी Cu++ to Cu+ and are called the reducing sugar. Next, Benedict or Fehling test are used to confirm the presence of reducing sugar. तो अगर किसी सोल्यूशन में reducing sugar प्रेजेंट है तो उसको चेक करने के लिए जो वहाँ पे है बेनेडिक्ट टेस्ट या फेहलिंग टेस्ट का यूज किया जाता है। तो आपने कार्बोहाइड्रेट में आपने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लिया, कुछ सिंपल शुगर के बारे में पढ़ लिया, जिसमें कार्बोहाइड्रेट में आपने सिर्फ पढ़ा है मोनोसेक्राइड्स के बारे में जो सिंगल यूनिट से मिल करके बने होते हैं। नेक्स्ट है ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगो दैट मीन्स होता है फ्यू, यानी जहाँ पे कुछ
मॉलिक्यूल के मिलने से जो होता है वो ओलिगोसैकेराइड्स का फॉर्मेशन होता है। इसमें 2 से लेकर के 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट पाई जाती हैं। तो देखेंगे फॉर्म ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट एंड द ऑक्सीजन ब्रिज इज नोन एज द ग्लाइकोसाइड लिंकेज and the water molecule is eliminated. The bond may be alpha and beta. तो on the basis of पोजीशन या कार्बन नंबर जिस कार्बन से जुड़ते हैं उससे फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे जुड़ा हुआ है उसके बेसिस पे अल्फ़ा या बीटा लिंकेज पाया जाता है, जिसमें एक मोनोमेरिक फॉर्म जो होता है वो दूसरे एक मोनोमर जो होता है वो दूसरे मोनोमर से जब जुड़ता है तो यहाँ पे जिस कार्बन के बीच में बॉन्ड पाया जाता है उस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप किस तरह से जुड़ा हुआ है उसके बेसिस पे जो है वो अल्फ़ा कार्बन या बीटा कार्बन कहलाता है। तो उसके बेसिस पे जो लिंकेज होता है वो अल्फ़ा लिंकेज या बीटा लिंकेज कहलाता है। तो ओलिगो में 2 to 10, अगर 2 मॉलिक्यूल होगा तो डाइसैकेराइड, 3 होगा तो ट्राई, टेट्रा, फिर पेंटा, ऐसे ही जो है 10 मॉलिक्यूल्स जो है वो ओलिगोसैकेराइड की कैटेगरी में आते हैं। हेक्सोजेज है एट्सेट्रा। डाइसैकेराइड देखेंगे। अब इसी में ओलिगो में है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड मैंने आपको बताया है 2 मोनोमेरिक यूनिट के मिलने से बनता है। तो देखेंगे कंपोज्ड ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ सेम और डिफरेंट मोनोसैकेराइड यूनिट्स। तो मोनोसैकेराइड यूनिट क्या हैं? ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, राइबोज है, डीऑक्सी राइबोज है एट्सेट्रा, ट्राइओजेज हैं, टेट्रोजेज हैं एट्सेट्रा। आल्सो कॉल्ड द डबल सुगर्स। मॉलिकुलर फार्मूला इज C12H22O11 प्लस H2O। ये जनरल फार्मूला होता है इसका। उसमें एग्जाम्पल हम देखेंगे। डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल है माल्टोज, जैसा कि आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। तो आल्सो कॉल्ड माल्ट शुगर, स्टोर्ड इन जर्मिनेटिंग सीड्स ऑफ बार्ले। जो होता है बार्ले, उसके सीड्स में, जर्मिनेटिंग सीड में पाया जाता है, ओट्स में पाया जाता है एट्सेट्रा। इट इज फॉर्म बाय द एंजाइमेटिक, दैट इज एंजाइम एमाइलेज। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है। एक्शन ऑन द स्टार्च। इट इज अ डबल शुगर, दैट इज डाइसैकेराइड, मेड अप ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑन ईच ऑफ अल्फ़ा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। तो माल्टोज जो होता है वो 2 ग्लूकोज यूनिट से मिलकर के बना हुआ होता है। एक अल्फ़ा डी ग्लूकोज होता है और एक बीटा डी ग्लूकोज होता है। जॉइंड बाई अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक एंड इट इज़ अ रिड्यूसिंग शुगर। ऊपर आपको बताया गया है जो क्यूप्रिक को क्यूप्रस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इसका टेस्ट कैसे करते हैं? फेलिंग टेस्ट कहलाता है। नेक्स्ट है सुक्रोज, या जो केन शुगर में आपका पाया जाता है। सुक्रोज के बारे में देखेंगे। केन शुगर और टेबल शुगर भी इसको बोलते हैं। ऑब्टेन फ्रॉम शुगर केन, गन्ने से ऑब्टेन किया जाता है, एंड बीट रूट, चुकंदर से, एंड ऑन हाइड्रोलिसिस स्प्लिट इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अगर सुक्रोज को हम ब्रेक करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सुक्रेज एंजाइम तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। इट इज़ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है लैक्टोज, आल्सो नोन एज द मिल्क शुगर, और 5% इन मैमेलियन मिल्क। तो मैमेलियन मिल्क में सबसे ज़्यादा जो होता है लैक्टोज प्रेजेंट होता है, या मिल्क शुगर में मैमेलियन मिल्क जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा शुगर जो होता है वो ह्यूमन मदर मिल्क में होता है। अदरवाइज ओवरऑल देखा जाए तो एलिफेंट जो मिल्क होता है उसमें पाया जाता है। ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। अगर हम लैक्टोज को ब्रेक करते हैं तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलता है और एक गैलेक्टोज मॉलिक्यूल मिलता है। यहाँ पे एक बैक्टीरिया देखेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टी, कन्वर्ट्स द लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड
एंड कॉजेज द सॉरिंग ऑफ मिल्क। तो लैक्टिक एसिड जो होता है वो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देने की वजह से जो होता है लैक्टिक एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं जो दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं धीरे धीरे। ट्राइसेक्राइड देखेंगे जो 3 यूनिट से मिलकर के बना हो, कंपोज ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स, कंपोज ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर। मॉलिकुलर फार्मूला C18H32O16। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे। रेफिनोज फाउंड इन द सुगर बीट, कॉटन एंड इन सम फंजाई। इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ये मेन चीज़ है, आपको ये याद करना है कि रेफिनोज जो होता है वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज से मिलकर के बना होता है। जेनेटिनोज छोड़ दीजिएगा। टेट्रासेक्राइड देखेंगे जो 4 मोनोमरिक फॉर्म के मिलने से बनता है, कंपोज्ड ऑफ द 4 मॉलिक्यूल ऑफ द सेम और डिफरेंट शुगर। फिर अगली कैटेगरी है पॉलीसेक्राइड। तो ओलिगोसेक्राइड आपने मोनोसेक्राइड पढ़ लिया, ओलिगोसेक्राइड जिसमें 2 to 10, जिसमें 2 वाले जो है वो डाइसेक्राइड, 3 वाले ट्राई, फिर ऊपर जो है वो सब पॉलीसेक्राइड कैटेगरी में आते हैं। तो पॉलीसेक्राइड में देखेंगे जनरल फार्मूला जो होता है C6H10O5 का होल n। अभी यहाँ n जो है वो वेरी करता रहेगा। formed by the condensation of the several molecules, that is 300 to 1000 of monosaccharides। तो ये पॉलीसेक्राइड की कैटेगरी में आते हैं, डिस्क्राइब्ड अंडर द मैक्रोमोलिक्यूल। इसको मैक्रोमोलिक्यूल कैटेगरी में रखा गया है। अगली कैटेगरी है आपकी लिपिड्स, यानी अगला जो बायोमोलिक्यूल है वो है लिपिड। अभी आपने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट और शुगर के बारे में, अगला जो है वो लिपिड है। इसको जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।